नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस पर आधारित कुछ सवालों के जवाब को देख रहे थे, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग उसी रेजिस्टेंस पर आधारित उनके कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को समझेंगे कि यदि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस का समूह हो तो उन सभी रेजिस्टेंस के समूह को कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है। उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। आज हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द combination of the resistance। इट मीन्स यदि बहुत सारे प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोध का समूह है, तो उनको कितनी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कंबाइंड कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। उसी टॉपिक को हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हिंदी में क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। इट मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे। यदि हमारे पास ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस हो तो उनको कितनी प्रकार से हम संयोजित कर सकते हैं, वही इस टॉपिक का जिक्र है। इस टॉपिक के अंदर उन्हीं कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक रेजिस्टेंस क्या था, इसको हम लोगों ने समझ चुके हैं। अब बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप के पास यदि बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस हो तो उनको आप दो तरीके से संयोजित कर सकते हो। वह दो तरीका क्या होता है? हम दो प्रकार से इनको संयोजित कर सकते हैं। एक हमारा संयोजन कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। एक तो हमारे पास क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, हम श्रेणी में सभी को कंबाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इट मीन्स प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो दो प्रकार से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं। एक हमारा संयोजन क्या है? श्रेणी संयोजन। और दूसरा हमारा क्या है? उसको बोलते हैं समांतर संयोजन। ये हमारे पास दो तरीका है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जिसमें सीरीज और पैरेलल को हम क्या कर सकते हैं? कंबाइंड कर देंगे। तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो हमारा क्या है? ये दो है, सीरीज और पैरेलल। तीसरा जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड के अंदर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, वही हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ क्या होंगे? एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो आप यदि सिंपल तरीके से यदि आपसे कोई पूछा जाता है कि आपके पास यदि प्रतिरोधों का समूह है, बहुत सारे आपके पास प्रतिरोध हैं, यदि उनको आपको संयोजित करना है तो कितने प्रकार से आप संयोजित कर सकते हो? तो आप यहाँ पर बताओगे कि दो प्रकार से हम संयोजित कर पाएंगे। एक तो हमारा क्या होगा? प्रतिरोधों को हम श्रेणी में जोड़ दें और उसी को हम बोल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इट मींस प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। और दूसरा हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। अब ये श्रेणी और समांतर दो हमारे पास कंसेप्ट हो गए। श्रेणी और समांतर को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है,
कि कैसे हम श्रेणी को समझेंगे और कैसे हम समांतर को समझेंगे। जब श्रेणी और समांतर समझ जाएंगे तो इन दोनों के फॉर्म में हम प्रतिरोध को कनेक्ट करना या कंबाइन करना भी हम अच्छी तरह से उसको जान जाएंगे। तो एक एक करके हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस आपके श्रेणी में जुड़े हैं, कैसे आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में जुड़े हैं, पुनः आप उसको इक्विवेलेंट निकालने में आपको एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो एक एक करके हम डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर रहे हैं, एक हमारा क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हमारा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मींस श्रेणी संयोजन और दूसरा हमारा क्या है समांतर संयोजन। अब एक एक करके मैं इसको डिटेल समझने की कोशिश करूंगा कि श्रेणी संयोजन कब होगा और समांतर संयोजन हमारा कब होगा। चलिए उसको आगे देखते हैं। पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इट मींस प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। तब हम कहेंगे कि हमारे बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं। तो आप एक सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो, यदि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, आपको पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, एक रेजिस्टेंस में दो सिरा है, यह हमारा उस रेजिस्टेंस का पहला सिरा है और इस रेजिस्टेंस का हमारा क्या है ये दूसरा सिरा है। दूसरा हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या हो गया R1 हो गया। दूसरा हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, इसका ये दूसरा सिरा है, इसका ये पहला सिरा है, इसकी वैल्यू क्या होगी R2 हो गई। तीसरा हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, इसका ये दूसरा टर्मिनल है और इसका ये पहला टर्मिनल है और इसके रेजिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया R3 बोल दिया। ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है और इन तीनों को हमको कंबाइन करना है किसमें श्रेणी में। तो आप कैसे कहोगे कि यह तीनों रेजिस्टेंस आपके श्रेणी में संयोजित है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। यदि मैं कहूं कि एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आप बताइए कि हाउ टू से दैट these three resistances are connected in the series। कैसे आप कहेंगे कि ये तीनों हमारे रेजिस्टेंस आपस में श्रेणी में जोड़े, या श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी के कंसेप्ट को कैसे आप डिफाइन कर पाओगे। तो आप सिंपल तरीके से क्या बोलते हो, श्रेणी में कब जुड़ा हूं। अब जरा देखिएगा, मैं इन तीनों को श्रेणी में जोड़ रहा हूं। श्रेणी कॉम्बिनेशन कब होगा, जब एक रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा अगले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और यही कॉम्बिनेशन हम आगे फर्दर रखें, तो यह जो हमारा संयोजन रूप जो दिखेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी संयोजन कहलाएगा। ये हमारा सिंपल साधारण भाषा है कि साधारण भाषा में कैसे बोलेंगे कि अब मैं इन तीनों को अगर मैं कहूं कि आप श्रेणी में जोड़िए, इन तीनों रेजिस्टेंस को श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे, तो ये हमारा इन तीनों रेजिस्टेंस का श्रेणी रूप है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह हमारा इन तीनों रेजिस्टेंस का वह श्रेणी रूप है, यह श्रेणी कॉम्बिनेशन है। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कैसा है, वो हमारा श्रेणी कॉम्बिनेशन है। ये हमारा क्या है R1 है और ये हमारा क्या है R2 है और ये हमारा क्या है R3 है। तीन रेजिस्टेंसेस है और ये तीनों श्रेणी में जुड़े हैं। अब जरा देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यह रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल है और इसका यहाँ पर क्या है दूसरा है, और इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या है वो पहला टर्मिनल है और इसका ये क्या है ये दूसरा है, और इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या है पहला टर्मिनल है और इसका ये क्या है ये दूसरा सिरा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप डिफाइन करो कि तीनों हमारे कैसे हैं श्रेणी में जुड़े हैं, तो कैसे इसको डिफाइन करोगे, तो कहने हम कैसे सिंपल भाषा में बोलेंगे कि यदि एक रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाए
और यही यही कॉम्बिनेशन और यही कनेक्शन आगे भी क्या किया जाए, जारी रखा जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा प्राप्त संयोजन होगा वो हमारा कैसा होगा, श्रेणी संयोजन होगा। अब इससे ज्यादा सिंपल मैं क्या बताऊं, इस बहुत ही मैं साधारण भाषा में बता रहा हूं। आप कैसे कहेंगे कि बहुत सारे रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं, तो सिंपल भाषा में कैसे आप बोलोगे कि एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा को यदि दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाए और यही क्रम आगे भी रखा जाए, तो इस प्रकार हमारा प्राप्त संयोजन वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी संयोजन कहलाएगा। ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा मैंने इसको डिफाइन किया है, एकदम साधारण भाषा में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं कुछ टेक्निकल चीजें देखूंगा, कुछ अलग रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से मैं इसको उसको परिभाषित करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको साधारण भाषा में कहा जाए कि श्रेणी संयोजन किसको बोलते हैं, श्रेणी संयोजन हमारा क्या कहलाता है कि यदि एक रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया जाए और यही क्रम आगे भी रखा जाए, तो इस प्रकार जो हमारा प्राप्त संयोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी संयोजन या प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि आपके एक सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, यदि आपके एक परिपथ में बहुत सारे रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं, तो उनके इक्विवेलेंट को, तुल्य को कैसे कैलकुलेट करोगे। यदि तुल्य प्रतिरोध आपसे कैलकुलेट करने की बात किया जा रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे उसको समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे, ताकि हम एक रिजल्ट निकालेंगे, ताकि अगर बहुत सारे किसी भी कंबाइंड सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस यदि श्रेणी में जुड़े हो, तो उन श्रेणी वाले प्रतिरोधों के संयोजन का हमारा तुल्य प्रतिरोध कैसे होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, उस चीज को हम निकालने के लिए एक छोटा सा हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। सपोज दैट अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा तीनों रेजिस्टेंस हमारे श्रेणी में जुड़े हैं। अब इस परिपथ को हम एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए, एक वोल्टेज सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, या ईएमएफ इसको बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, V है। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया। इस संयोजन को हमने क्या किया, एक सप्लाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट करोगे, तो इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से अब यह सर्किट हमारा कैसा हो गया, क्लोज हो गया और एनर्जाइड भी हो गया। तो क्लोज एनर्जाइड सर्किट में आपको एक धारा सर्कुलेट करेगी, धारा प्रवाह करेगी, जिसको हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह प्रवाह धारा जो प्रवाह सर्किट में कर रही है, अब यही धारा अब यहां से आपको इस सर्किट के अंदर प्रवेश करेगी और यही धारा इस सर्किट से क्या होगी, बाहर भी निकलेगी। तो जरा गौर करिए, जब यह करंट जो आई जा रही है, यह भी रेजिस्टेंस करंट तब तक नहीं आपको बदलेगा जब तक उसका पाथ नहीं बदलेगा, उसका रास्ता नहीं बदलेगा। जब तक उसके पाथ नहीं बदलेंगे, रास्ता डिवाइड नहीं होगा, तब तक हमारा धारा भी क्या होगा, वो हमारा नहीं बदलेगा। तो इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट ही फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस में ही आई करंट ही फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट ही फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि तीनों में आपको एक ही रास्ता है, कहीं भी आपका पाथ डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी वजह से तीनों में हमारा जो धारा है वो हमारा क्या है, वो समान है। तो एक चीज तो हमने ये सीखा कि यदि बहुत सारे प्रतिरोध आपके श्रेणी में जुड़े हो, तो सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है, समान होती है। क्यों, क्योंकि सभी प्रतिरोध यदि श्रेणी में जुड़े हो तो वहां पर पाथ का डिवाइजन नहीं हो, उसमें पाथ का बंटवारा नहीं हो रहा है। यदि रास्ता नहीं बटेगा तो आपका करंट नहीं बटेगा, तो सभी प्रतिरोधों में हमारा धारा क्या होगी, वह समान होगी। तो यहाँ पर सभी धारा क्या है, सभी में धारा समान है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या वही रहेगा, सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, नहीं। सेम एक शर्त पे हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम तभी होगा जब सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो जाए, वो हमारा समान हो जाए। जब सभी प्रतिरोध, इट मींस R1, R2 और R3 अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। हाँ, लेकिन कभी भी किसी एक के क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2 और R3, लेकिन तीनों में धारा क्या है, समान है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हमने देखा था कि किसी कंडक्टर के क्रॉस हमारा जो उत्पन्न विभवांतर होता है भी, वो किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है, IR।
तो आई आर ड्रॉप को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो करंट हमारा सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1 अलग है। यहाँ पर तो करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। यहाँ पर करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से तीनों के क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, वह अलग अलग होगा। तीनों के क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज हमारा क्या होगा, अलग होगा। यहाँ के ड्रॉप वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ के ड्रॉप वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, V1 बोल रहे हैं। यहाँ के ड्रॉप वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ के ड्रॉप वोल्टेज को हम V2 बोल रहे हैं। और यहाँ के ड्रॉप वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ के ड्रॉप वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, V3 बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको ड्रॉप वोल्टेज तीनों के क्रॉस हमको मिल गया। यहाँ का ड्रॉप वोल्टेज V1 है, यहाँ का ड्रॉप वोल्टेज V2 है और यहाँ का ड्रॉप वोल्टेज क्या है, वो हमारा V3 है। एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि यह तीनों हमारे ड्रॉप वोल्टेज हैं। ये तीनों हमारे कैसे हैं, वो हमारे ड्रॉप वोल्टेज हैं। सप्लाई वोल्टेज भी है, तो हमें तो पता है कि अगर सप्लाई वोल्टेज भी ही है तो ये तीनों ड्रॉप वोल्टेज को यदि मैं ऐड कर दूं तो सप्लाई वोल्टेज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये उसी प्रकार से जैसे हमारे पास अगर 10 रुपए हैं, हमने 5 लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यदि पांचों लोग के पैसे को मैं ऐड करूं तो हमारे बराबर ही होगा, क्योंकि हम ही तो स्रोत है ना, हमें ने उनके दिया हुआ। उसी प्रकार से ये भी है कि सप्लाई वोल्टेज तो भी है, ये तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे ड्रॉप वोल्टेज है V1, V2 और V3। इट मींस अगर ड्रॉप वोल्टेज को मैं ऐड कर दूं तो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होगा वह किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस टोटल वोल्टेज को ओम्स अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ IR के टर्म में कैसे लिखेंगे। यदि मैं अज्यूम कर लूं कि इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस परिपथ का तुल्य, मैंने अज्यूम क्या किया, R इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इट मींस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का एक तुल्य प्रतिरोध है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट मैंने क्या किया, इसको अज्यूम किया कि इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है हमारा क्या है, आर इक्विवेलेंट है। आई हमारा जो कैपिटल आई है वो हमारा क्या है, कैपिटल आई परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई है और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वो हमारा क्या आर इक्विवेलेंट है, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या टोटल वोल्टेज नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इट मींस इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, इस V को मैं क्या लिखूंगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब देखिए V1 किसके बराबर होगा, V1 किसके बराबर होगा, यहाँ का ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, I इंटू R1, I इंटू R1 I1 इंटू R1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाथ नहीं चेंज हो रहा है आपका। अगर पाथ नहीं चेंज होगा तो करंट नहीं आपका चेंज होगा, करंट तीनों में क्या होंगे, वो सेम होंगे। करंट जो यहाँ का है वही करंट यहाँ का भी होगा, वही करंट यहाँ का भी होगा, पूरे परिपथ में वही आपका आई करंट ही फ्लो कर रही है। इसी वजह से मैं आई ले रहा हूँ, I1 नहीं ले रहा हूँ, I इंटू R1। लेकिन V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू R2 नहीं होगा, I2 लिखेंगे, इसमें करंट बदल गया, करंट नहीं बदल रहा है क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा। करंट तो हमारा I होगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा R2 हो जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलरली हम V3 को क्या लिखेंगे, I इंटू R3। इस प्रकार से मैं इस वोल्टेज को IR के टर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोनों तरफ हमारा I जो प्रवाहित धारा है वो हमारा क्या है, वह सेम है, कॉमन है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I अगर मैं कॉमन ले लूं तो R1
प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं और I से I कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन मिलकर आता है और रिलेशन क्या निकल कर आया, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से हमने ये सीखा कि यदि आपके पास इस प्रॉपर कंसेप्ट में तीन रेजिस्टेंस थे, यदि तीनों रेजिस्टेंस परिपथ में श्रेणी में जुड़े हो, तो इस परिपथ का यदि आपको तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं सभी रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, सिंपली ऐड कर दूं, तो हमारा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो आप क्या पाएंगे कि यदि हमारे पास मान लीजिए तीन प्रतिरोध थे, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस होते, n प्रतिरोध होते, तब भी हमको R इक्विवेलेंट कैसे प्राप्त करते, तो मैं n रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या कर देता, सबको ऐड कर देता, तो हमको तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ का भी प्राप्त हो जाता। तो मैं अगर इसको मैं जनरल बात करूं, इन जनरल नोट करके यहां लिख सकते हो, नोट in general if n resistances R1 R2 R3 R1 Rn, इस प्रकार से if n resistances R1 R2 R3 Rn अगर ये सभी श्रेणी में कनेक्ट होते, R कनेक्टेड इन सीरीज देन तो हम क्या लिखेंगे, R इक्वलेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। तब इस फॉर्मूला को हम इंप्लीमेंट कर दिया, ये मैंने जनरलाइज कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा भी दिया रहेगा, जो भी आपको तीन रेजिस्टेंस हो, चार रेजिस्टेंस हो, पांच रेजिस्टेंस हो, n रेजिस्टेंस हो, अगर ये सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम इस सिंपल फॉर्मूला का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर आपका तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, और आपसे पूछता है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आज का पूरा जो लेक्चर था वो हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मींस प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इट मींस प्रतिरोधों को कैसे आप समांतर में संयोजित कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को देखेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद हम इन दोनों को मिक्स करके हम डिफरेंट टाइप के आपको इस पर प्रॉब्लम कराऊंगा। कोई भी सर्किट का क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस पेपर में पूछे गए हो, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में आपसे त्रुटियां नहीं होंगी। बड़े सिंपल तरीके से और आसान तरीके से पूरे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, किसी भी परिपथ का कठिन से कठिन, जटिल से जटिल परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीके से सिखा डालूंगा और बहुत आसान तरीके से आप उसको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।